है भाषा के, और हम लोगों ने आपसे ही प्रेरणा पाकर लिखना शुरू किया है। एक बिल्कुल आपकी जो छवि है एक बरगद के वृक्ष की तरह मैं मानती हूँ, और जब भी मैं भाई साहब के विषय में कहती हूँ तो एक शेर मुझे बार बार याद आता है। अब तो कहीं दिखते भी हैं, पहले कोई भी कार्यक्रम होता था भाई साहब सामने नहीं आते थे, तो एक शेर उनके लिए मैं कहती हूँ कि कर न सका उनके कद का अंदाज कोई, कर न सका उनके कद का अंदाज कोई, वो सर झुकाए बैठे थे और आसमां से ऊंचे थी। तो ऐसी ऊंचाई के धनी लोकेश नवानी जी, जो आज के हमारे समारोह के माननीय अध्यक्ष है, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता की गरिमा प्रदान की इस कार्यक्रम को, मैं उन्हें आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ। उनकी इस कार्यक्रम के साथ कि पृथ्वी के भीतर एक और पृथ्वी है, स्त्री, स्त्री है तो दुनिया है, जिस दिन नहीं होगी स्त्री नहीं होगी दुनिया की। आदरणीय लोकेश नवानी। धन्यवाद बीना जी। और सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं आधा कवि हूं और ज्यादा एक्टिविस्ट हूं। अब मेरे सामने एक संकट आ गया कि जहां पर इतने विद्वान जन उपस्थित हैं और जगोड़ी जैसे भारतीय वाङ्मय के अध्येता और उसके विश्लेषक उपस्थित हैं, और डॉक्टर पुरोहित हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ मुझे अध्यक्षता का दायित्व दिया गया है। तो यह भी अपने आप में एक सहयोग है, और मैं इसके लिए कांता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस पहले कविता संग्रह के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। जैसा कि मेरा कांता जी से जो परिचय है कुछ वर्ष पूर्व का है, जब मैंने बहुत वर्ष पूर्व, बहुत तो नहीं कह सकता, 6-7 वर्ष पूर्व कांता जी को पहली बार काव्य पाठ करते हुए देखा था, तो मैंने उन्हें बहुत घबराया, स्पष्ट सा देखा था। लेकिन उन्होंने अपने कविता संग्रह के बारे में पिछले हफ्ते ही मुझे 21 तारीख को ये पुस्तक भेंट की थी। हालांकि मैं उसके बाद बहुत व्यस्त हो गया था, पढ़ नहीं पाया था। लेकिन मैंने जब इस उस दिन भी इन्होंने मंच से कविता पढ़ी तो बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, और जब उन्होंने ये संग्रह मुझे दिया तो मैंने जब इसे घर जाकर हल्के से देखा, पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं अन्य कार्य में व्यस्त था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस कांता को मैं जानता था उस कांता में इतना वैचारिक रूपांतरण हुआ है, वो इस कविता संग्रह में दिखाई पड़ता। मैं मूल रूप में सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और जैसे कहा कि आधा साहित्यकार भी हूँ या इन गतिविधियों में रुचि लेता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जिस भी रचनाकार में जीवन की जितनी समझ और दृष्टि होती है, उसकी कविता के उतने ही रूप और स्तर होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूं कि कांता जी की एक समझ बनी है, और ये समझ का परिणाम है कि जो उनके साथ की समकालीन लेखिकाएं हैं, उन सब में कांता जी की ये कविताएं बहुत अधिक परिपक्व हैं। हालांकि उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत सीखना है, बहुत गहराई में जाना है, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो दृष्टि होती है, जो विजन होता है लेखन का, वो कांता जी ने अपना लिया है, उस मार्ग पर चल पड़ी हैं जहां पर वैचारिक और रचनात्मक गहराई में कवि उतरता है। तो मैं इस बात के लिए भी कांता जी की प्रशंसा या बधाई देना चाहूंगा उन्हें कि उनकी दिशा बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी है, कविता को हम कई बार कई रूपों में देखते हैं। कई लोग ऐसी कविताएं पढ़ते हैं जिन्हें वैचारिक उत्तेजना पैदा होती है, लेकिन कविता केवल वैचारिक उत्तेजना नहीं है। हम किसी के खिलाफ पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन कविता नहीं, कविता भावनात्मक उत्तेजना पैदा करती है। लोग भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, लेकिन वो कविता नहीं है, वो विवरण या वर्णन है। कविता
एक वैचारिक उद्वेलन का रचनात्मक उपक्रम, रचनात्मक उपकरण। और मैं समझता हूँ कि जो कांता जी का रास्ता है उधर की तरफ को जा रहा है। भले ही इस रास्ते की ओर अभी भी प्रवृत्त हुई है कुछ वर्षों से, लेकिन इतने कम समय में जिस मार्ग की ओर जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि उस मार्ग में भले ही गुंजाइश है, लेकिन वो मार्ग सही है। कविता के बारे में जो अभी हमारे भाई साहब, कहता हूं मैं जगुड़ी जी को, वे असाधारण व्यक्ति हैं, भारतीय माइथोलॉजी के बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं, और कविता की जो विभिन्न परिभाषाएं, वैश्विक परिभाषाएं या भारतीय वाङ्मय में जो परिभाषाएं मौजूद हैं, उनका बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया, व्याख्या की और उनका प्रतिपादन करते हैं, विचारों को स्थापित करते हैं, दृष्टियों को स्थापित करते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि कविता मानवीय संवेदनशीलता का रचनात्मक धर्म है। ये मनुष्य जब संवेदनशील होता है, उसके भीतर रचनात्मकता जन्म लेती है, तो एक अच्छे और सुंदर दुनिया के निर्माण के लिए जो वो सोचता है, जो लिखता है, जो अभिव्यक्त करता है, वो उस कवि का धर्म है। जो कवि या जो रचनाकार समाज के विरुद्ध लिखता है, किसी भी वजह से, किसी को भी केंद्र में रखता है, मैं समझता हूँ वो रचना नहीं, विद्वेष का अभिव्यक्ति। कविताओं का पाठ किया यहाँ पर, तो वे अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और मुट्ठी पर रंग में मैं उनकी सृजनशीलता, वैचारिक ताकत और रचनात्मक सामर्थ्य को देखकर उनमें एक समर्थ कवि छिपा हुआ है। मैं उनकी कविता का पाठ भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जो पिछले 30-35 वर्षों में देख रहा हूं, और लेकिन उससे पूर्व भी हमें 100-150 साल पहले जाना पड़ेगा या 100 साल पहले, दुनिया में एक आंदोलन हुआ था स्त्री चेतना का। हमारे समाज में बहुत द्वंद्व हुआ, सांस्कृतिक द्वंद्व हुआ, सामाजिक द्वंद्व हुआ, राजनीतिक द्वंद्व हुआ, वैचारिक द्वंद्व हुआ कि स्त्री है, मनुष्य नहीं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने कहा, उन्होंने महसूस किया कि नहीं, स्त्री मनुष्य है। दुनिया के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं, घर के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं, परिवार के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं। स्त्रियों की मनुष्य होने के नाते रचनात्मक सामर्थ्य और चेतना है, उनमें बौद्धिक शक्ति है। भारतीय समाज में अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं या उत्तराखंड की बात करते हैं, या मैं देहरादून की बात करना चाहूंगा कि 30-35 वर्ष पूर्व बहुत कम लड़कियां या स्त्रियां सामाजिक क्षेत्र में दिखाई पड़ती थी। दरअसल हमने स्त्रियों को अवसर नहीं दिए तो कैसे आगे बढ़ते। ज्यों-ज्यों लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने नभ को छूना शुरू कर दिया, वो अपने उत्कर्ष की ओर जाने लग गई, और जो उनकी रचनात्मक प्रतिभा थी, जो उनका आलोक था, जो उनकी आभा थी, वो समाज के सामने आने लग गई। कांता ढिल्डियाल का रचना संग्रह पिछले 30-35 वर्षों में जो देहरादून में जो बदलाव हुआ है, उसका एक बिंब है, प्रतीक है, उसका एक प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट। ये मैं लगातार देख रहा हूँ कि स्त्रियां लगातार उद्वेलित हो रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो महिलाओं के बहुत सारे कविता संग्रह आए हैं, उनकी किताबें आई हैं, और उनमें लगातार एक लंबा विमर्श हो रहा है, और उनमें जो चेतना जागृत हुई है। अभी मैंने ये देखा कि यहाँ पर ऊखीमठ से कविता भट्ट आई हुई हैं, और उन्होंने जो रचना पाठ किया वो बहुत ही अच्छा रचना पाठ किया। तो कविता संगीत और स्वर से और भी सुंदर रूप ले लेती है और समाज को आकर्षित करती है। मैं महसूस करता हूँ कि जो आने वाले समय में आज सामाजिक गतिविधियों में जो बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं, ये इसी का परिणाम है कि भारतीय मानस परिवर्तित हो रहा है।
जैसे कि आप जानते हैं कि हजारों साल से हमारा समाज स्त्रियों को भले ही महिमा मंडित करता रहा हो, लेकिन साथ साथ उन पे उसने इतनी बंदिशें लगाई कि उसे हाशिए पर रखता रहा है। लेकिन अपनी बौद्धिक चेतना के बल पर, बौद्धिक ऊर्जा के बल पर स्त्रियां समाज में अपने स्पेस को पा रही हैं। वो जो उनका आकाश था, उस आकाश में जगह बना रही हैं और ये रचना संग्रह उसी का प्रतीक था। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि दुनिया में लड़कियों ने पिछले कुछ दशकों में समाज में जगह बनाई है। अभी ये बहन जी बोल रही थी कुसुम जी की, मैं जानता हूँ कुसुम जी ने जब पहले कहानियां लिखनी शुरू की थी तो ये बहुत उद्वेलित होती थी, आक्रोशित होती थी, लेकिन आज भारत की तमाम पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानी छपती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ये लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में, कथाकार के रूप में भारतीय साहित्य जगत में स्थापित। तो ये उपलब्धि है किसकी? महिलाओं की। और मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने भी विचार हैं, दुनिया में जितना भी सोच है, दुनिया की जितनी भी निर्मितियां हैं, दुनिया में जो भी जितना भी सुंदर तब में, उस सब में स्त्री शामिल है। और स्त्रियां कैसे आगे आगे आ रही हैं या क्या क्या व्यक्त करती हैं, किन जीवन की किन बारीकियों को महसूस कर रही हैं। काफी कविताओं का तो पाठ हो ही गया है, आप लोगों ने पढ़ी दी हैं। इस कविता संग्रह में जो बहुत अच्छी कविताएं हैं, प्रेम है, प्रेम बीज है, बदलाव, इनकी एक कविता है जो भारतीय मानस जो स्त्रियों को बहुत महिमा मंडित करता है झूठ मूठ में, या दुनिया के सभी धर्म स्त्री को बहुत महिमा मंडित करते हैं, लेकिन व्यवहार में उसे हाशिए पर धकेलते हैं। वो बदलाव उस कविता का प्रतीक है। अंदर इस संग्रह में बहुत सारी कविताएं भी डॉक्टर उन्होंने पढ़ी थी, विद्या जी ने पढ़ी थी, और जगुड़ी जी ने बहुत कविताओं का उल्लेख किया है अपनी भूमिका में, उन्होंने लिखा भी है। और जगुड़ी जी ने इसे भले ही कम समय में, उनकी जो कवि की दृष्टि है बहुत अच्छी है। तो यह भी एक बहुत अच्छी कविता है इनकी, यह भी सच है। और ये 49 पेज पर मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। ये जो मुझे लगता है कि जो वैचारिक चेंज आ रहा है, जब हम सुंदर दुनिया की बात करते हैं तो ये सुंदर दुनिया अभी एक पक्षीय थी, इसे पुरुष बना रहा था। लेकिन ये सुंदर दुनिया तब तक नहीं बन सकती जब तक इस सुंदर दुनिया को बनाने में स्त्री शामिल नहीं। वो अपने विचार से शामिल होगी, अपने कृतित्व से शामिल होगी, अपनी भागीदारी से शामिल होगी और अपनी कविताओं से भी शामिल होगी। एक यह भी सच है, एक बदलाव की कविता में से पढ़ना चाहूंगा। यह भी सच है, पिंजरे में कैद आधी आबादी, अंतस में टिमटिमाते उम्मीद के जुगनुओं को छुपाकर करती है मौन क्रंदन। पिंजरे में कैद आधी आबादी, अंतस में टिमटिमाते उम्मीद के जुगनुओं को छुपाकर करती है मौन क्रंदन। नींद में हो न खलल, इसलिए रोक देती है होंठों की खिलखिलाहट। नींद में न हो खलल, इसलिए रोक देती है होंठों की खिलखिलाहट। स्याह तिमिर में उनके गालों पर ढुलकते आंसू, शंकित वृत्ति के भीतर भरते हैं पाशविक उल्लास। बिना कुछ कहे उन पर टूटते हैं मन मानियों के कहर। असहाय कातर काया को डरी सहमी देख आश्वस्त होता है संकीर्ण अहम। बौखलाहट में गौर से ढूंढता है उसके चेहरे पर सुकून के निशान और अपने कमजोर पड़ते आधिपत्य को जमाने हेतु खेलता है मन माफिक कल पुरजेगी प्राण की कठपुतली से। अभी कविता मात्र कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और एक प्रतिरोध की भी अभिव्यक्ति है। इस कविता में प्रतिरोध भी है।
आज जो महिलाएं लिख रही हैं, उनकी कविताओं में जगह जगह कई रूपों में, कई स्तरों पर प्रतिरोध दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कि प्रतिरोध इसलिए आवश्यक है कि हम सब एक अच्छी दुनिया की, एक सभ्य दुनिया की कल्पना करते हैं, और इस सभ्य और सुंदर दुनिया तभी बनेगी जब इस दुनिया के जो कड़वे झूठ हैं उन पर प्रहार किया जाएगा। और क्योंकि स्त्री ने हजारों साल इन चीजों को झेला है, वो प्रहार अब स्त्री की तरफ से होने चाहिए, वही इस सामाजिक बदलाव को लाएगी। ये स्त्रियों का स्वर्ण युग है, इसे स्त्रियों को महसूस करना, ये दुनिया सुंदर बनाने के लिए। और क्योंकि इससे सभी हो चुका, लेकिन मैं एक कविता कांता जी को समर्पित करते हुए पढ़ना चाहूंगा। सारी बातें तो हो ही चुकी हैं, मैं समझता हूं कि उनको सुनना हर समय सुखद लगता है। जगुड़ी जी को तो उन्होंने सभी पर्याप्त बातें कह दी हैं, लेकिन मैं एक भावना जो है व्यक्त करना चाहता हूँ लड़कियों के लिए। कांता जी आज इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो इसका प्रतीक हैं, तो इसका शीर्षक है सभ्यता को मुस्कुराने दो। एक लड़की मुस्कुराएगी, एक दुनिया मुस्कुराएगी। एक लड़की मुस्कुराएगी, एक दुनिया मुस्कुराएगी, एक सभ्यता मुस्कुराएगी। एक लड़की मुस्कुराएगी, एक दुनिया मुस्कुराएगी, एक सभ्यता मुस्कुराएगी। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो हवाएं मुस्कुराएंगी, जंगल मुस्कुराएंगे, नदियां मुस्कुराएंगी। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो हवाएं मुस्कुराएंगी, जंगल मुस्कुराएंगे, नदियां मुस्कुराएंगी। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो फूल मुस्कुराएंगे, सितारे मुस्कुराएंगे। दुनिया लड़कियों को मुस्कुराने से रोकती रही है। दुनिया लड़कियों को मुस्कुराने से रोकती रही है, नजर लगाती रही है उनकी खुशियों पर। उनकी मुस्कुराहट के बिना दुनिया की तमाम खुशियां अधूरी हैं। क्या बात? उनकी मुस्कुराहट के बिना दुनिया की तमाम खुशियां अधूरी हैं। लड़कियों को मुस्कुराने दो, लड़कियों को मुस्कुराने दो, जीवन को मुस्कुराने दो, धरती को मुस्कुराने दो, सभ्यता को मुस्कुराने दो। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो संस्कृतियां मुस्कुराएंगी। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो संस्कृतियां मुस्कुराएंगी। लड़कियां मुस्कुराएंगी तो कांता जी भी मुस्कुराएंगी। अब ये अंतिम मैंने इसमें जोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, मेरे बहुत सारे साथी आए हुए हैं जो मेरे साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए थे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं बहुत सारी हैं। अभी हम महिला चेतना पर गीत भी गाते हैं, हमारा ग्रुप गाता है, हमारा ग्रुप इस तरह के विमर्श भी करना चाहता है। ये दुनिया के आधे मनुष्य, परिवार के आधे मनुष्य, द्वीपों के आधे मनुष्य, जंगलों के आधे मनुष्य, नदियों और घाटियों के आधे मनुष्य स्त्रियां हैं जो 3.5 अरब है। मैं आप सबको उन गीतों को गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, हंसने के लिए और खिलखिलाने के लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप उस टीम में आए और गीत गाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको